नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त आ जाता है जब हालात उसे अपने ही उसूलों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। मेरा कारोबार डूब गया और मेरे दोस्त ने कर्ज के बदले में मेरी पत्नी के साथ एक रात सोने की बात कही। मैंने अपनी पत्नी को एक रात के लिए मना लिया और फिर मैं उसके बराबर वाले कमरे में छिप गया। जैसे ही कुछ देर गुजरी तो मैंने उनके कमरे में झांक कर देखा। जब मेरे दोस्त ने मेरी पत्नी को पकड़ा तो मेरे माथे पर पसीने छल, क्योंकि आप जानते हो कि एक गैरतमंद मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है, अपनी ही पत्नी का सौदा करना। और मैं यह सौदा करने के लिए बेहद मजबूर हो गया था। मेरे सामने मेरी पत्नी काले रंग की सिल्क साड़ी में क्या गजब ढा रही थी। उसके हसीन खुले लंबे बाल, उसकी दूधिया रंगत और उसके नाजुक नैन नक्श हमेशा ही मेरा चैन ले लेते थे। मगर उसका आज का बना श्रृंगार किसी और के लिए था और सितम यह था कि मैं ये सब जानता था। मैंने उसे खुद उसकी इजाजत दे दी थी। मैंने उसके हुस्न पर एक नज़र डाली और आंखें झुका ली। मेरे दिल पर कैसी कैसी कयामत गुजर रही थी, यह मुझसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं जानता था। बाहर मेरे दोस्त की गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर मेरी पत्नी के आने का इंतजार कर रहा था कि वह उसे होटल के कमरे तक पहुंचाए। आज की रात शायद मुझ पर किसी कयामत की तरह टूटने वाली थी, लेकिन सुबह का सूरज मुझे सारे कर्जों से आज़ादी दिला सकता था। लेकिन यह आज की रात कट ही नहीं रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, मेरी बेचैनी का यह आलम था कि लग रहा था कि सांसें भी नहीं ले पाऊंगा। फिर आंखों के सामने बस अपनी पत्नी का चेहरा था। मेरे कानों में अपने दोस्त की शरारत भरी हंसी सुनाई दे रही थी और अपनी पत्नी की सिसकियां गूंज रही थी। मुझे उस कमरे में उसकी बेबसी से बहते आंसू दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल इस कदर बेचैन हुआ कि मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरा सीना पूरी तरह फूल रहा था। मेरा दिमाग ऐसा हो रहा था कि फट जाएगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था कि मैं अपनी पत्नी को किसी और के साथ बर्दाश्त करूं। इसीलिए मैं घर से बाहर निकल गया और अब मेरा रुख सीधा होटल की तरफ था जहां पर मेरी पत्नी गई थी। जैसे जैसे मैं होटल के करीब जा रहा था, मेरे दिल की हालत और भी बदतर होती चली जा रही थी। मेरी आंखों में जैसे खून उतर आया था। मेरा जी चाहता था कि अपने दोस्त का कत्ल ही कर डालूं। कर्जदार तो मैं पहले से ही था, कातिल भी बन जाता, लेकिन अपनी गैरत का सौदा नहीं कर सकता था। मैं होटल पर पहुंचा, रिसेप्शन पर दोस्त का नाम बताया और यह पूछा कि वह किस रूम नंबर में है। तो वह अजीब सी मुस्कुराहट सजाकर कहने लगी कि उन्होंने तो आज की रात के लिए स्पेशल रूम बुक करवाया है, गोल्डन लाइट, और यह भी कहा कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। मेरे दोस्त का ड्राइवर कुछ एडवांस पैसे मुझे देकर गया था। मैंने कहा कि मुझे इस रूम के बराबर वाला कमरा चाहिए। मेरी बेचैनी उस वक्त इतनी ऊंचाई पर थी कि शायद शब्द नहीं थे कि मैं अपने दर्द को बयान कर सकूं। कमरे की चाबी मेरे सामने थी और मैं उस कमरे के बराबर वाले कमरे में चला गया था। दोनों कमरों की गैलरी अलग अलग थी, बस बीच में दीवार थी जिसे पार करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैं बहुत धीरे से दीवार पर चढ़ा और अपने दोस्त के उस स्पेशल रूम की गैलरी में पहुंच गया। मेरी जेब में उस वक्त तेज धार का चाकू था और मैं इरादा कर चुका था कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे मेरा जो भी अंजाम हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने जरा सा गैलरी के शीशे का दरवाजा खोलकर पर्दा हटाकर कमरे के अंदर का मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे हाथ से चाकू जमीन पर गिर गया था। मेरे हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। मेरे पूरे वजूद पर जैसे कयामत आ गिरी थी, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरा दोस्त, अपने दोस्त की बात सुनकर मैं उससे नजर नहीं मिला पा रहा था। हम एक पॉश रेस्टोरेंट में बैठे थे। मेरे सामने रखी गोल मेज पर अलग अलग प्रकार के बर्गर मौजूद थे। मेरा दोस्त मुझे टुक टुक देख रहा था, फिर कहने लगा, अच्छी तरह सोच लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं, वक्त लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन सिर्फ आज रात का, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें वक्त नहीं दे सकता। शायद उसके लिए यह सब कहना आसान था, लेकिन मेरे लिए सुनना आसान नहीं था। मैं उस वक्त कर्ज में डूबा हुआ था। इतना कर्ज बन चुका था कि अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुन रहा था जो एक मर्द की गैरत पर गहरी चोट होती है। मेरे दोस्त ने जब मुझे यूं चुप और खामोश देखा तो कहने लगा, खाना तो खाओ, इसके पैसे नहीं लूंगा। यह कहकर वह मुस्कुराया, फिर बोला, तुम ज़्यादा ही इस चीज़ को सोच रहे हो। जिस माहौल में मैं निवास करता हूँ वहाँ यह सब आम बात है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरे पार्टनर अपनी पत्नियों को खुद होटल के कमरों में भेजते हैं। करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर एक रात में साइन हो जाते हैं। तुम भी मालामाल हो जाओगे।
मैं दोनों हाथों की मुठ्ठियां भींचे नजरें झुकाए कैसे उसकी बकवास सुन रहा था। यह मैं ही जानता था। गरीबी और मजबूरी भी इंसान को न जाने कैसे कैसे समाज के रंग दिखाती है। सामने बैठा मेरा दोस्त बड़े चाव और मजे से बर्गर खा रहा था, लेकिन मैं यूं था जैसे जान हलक में अटकी हो। मुझे याद आने लगा कि मैं बड़े घमंड से कहा करता था कि जिस मर्द में गैरत नहीं उसे मर्द कहलाने का हक नहीं है, और आज मैं जो कुछ अपनी पत्नी के लिए सुन रहा था वह मेरे लिए मौत के बराबर था। आपने ऐसी बहुत सी औरतें देखी होगी जो अपनी मजबूरी की वजह से खुद को दूसरों के सामने भेज देती हैं, लेकिन शायद मैं पहला मर्द था जो अपनी मजबूरी के खातिर अपनी पत्नी को एक रात के लिए बेचने का सौदा कर रहा था। मेरी वह पत्नी जो ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी, आज तक मेरे अलावा उसे किसी ने छुआ तक नहीं था। छूना तो दूर की बात, उसे किसी ने देखा तक नहीं था। मुझे याद आने लगा, जब भी हमें शादी पर जाना होता तो तनु जब दुपट्टे से घूंघट निकालती तो मैं उसे कहता कि तुम भी क्या हर वक्त खुद को लपेट कर रखती हो। शादी में सब औरतें तैयार होकर आएंगी, मेकअप से ही वह खूबसूरत लगती है। तुम तो वैसे ही बेहद हसीन हो। मेरा भी जी चाहता है कि तुम भी तैयार होकर जाओ, ताकि सब औरतें तुम्हें देखकर रह जाएं और कहे कि राजेश की पत्नी कितनी खूबसूरत है। मेरी बात सुनकर वह मेरे गले में बाहें डालकर बड़ी मोहब्बत भरे लहजे में कहने लगती, मेरा हुस्न तो सिर्फ आपके लिए ही खास है राजेश। मैं इसे लोगों को दिखाकर आम क्यों करूं? मेरा जो जी चाहता है कि मुझे आपके अलावा कोई ना देखे। तनु की बात जैसे अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मेरी आंखों से दर्द के आंसू निकल पड़े थे। मैं अपनी ऐसी पाकीज़ा पत्नी का सौदा करने जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे ये सब स्वीकार नहीं। मेरे दिल की आवाज़ जुबान पर आ गई थी। मेरे दोस्त का बर्गर जो मुंह के करीब था, हाथ में ही रुक गया। एक पल वह मुझे जानती हुई नजरों से देखने लगा, फिर कहने लगा, ठीक है, कोई मसला नहीं, लो निकालो मेरे 70 लाख रुपए। अपने दोस्त की उदासीनता देखकर मेरी आंखों में जमा पानी सीधे मेरे गालों पर गिर गया था। हालांकि मैं कोई कमजोर मर्द हरगिज नहीं था, बहुत मजबूत दिल का मालिक था, लेकिन अब टूट चुका था। मैंने फिर अपने दोस्त से कहा कि मुझे थोड़ा वक्त दो, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम एक रात में नहीं कर सकता। वह कहने लगा कि मैं तुम्हें और वक्त नहीं दे सकता। मेरे पास आज की रात है, या तो तुम मेरी बात मान लो या फिर पैसों का इंतजाम कर दो। मैं वहां से उठकर बाहर निकल आया। हालांकि मौसम सर्द था, हवाएं भी ठंडी चल रही थी, लेकिन मुझे घुटन एहसास इस कदर से हो रहा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। मैं जाने कैसे अपने घर पहुंचा। रात का 1 बज गया था। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई तो फौरन से तनु की आवाज आई। मैंने कहा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। उसने तुरंत दरवाजा खोला। मुझे देखकर कहने लगी, आप कहाँ रह गए थे? कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं क्या जवाब देता कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से मारे मारे कदमों से अपने कमरे में जाने लगा तो तनु मेरे पास आ गई और कहने लगी, राजेश, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरे सिर में दर्द है। वह कहने लगी, राजेश, मैं आपके लिए खाना गर्म कर दूं? मैंने नाम में सिर हिला दिया। मैंने कहा कि मैं खाना खाकर आया हूँ। बेशक वहाँ खाने के लिए सब कुछ मौजूद था, लेकिन मेरी भूख तो दोस्त की बात सुनकर ही मिट्टी हो चुकी थी। तनु मेरे पास आई, मेरा चेहरा देखने लगी और कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो राजेश? मुझे पता है आपने कुछ नहीं खाया और मैं भी आपका इंतजार कर रही थी। आओ मिलकर खाना खाते हैं। तनु की यह बात तो थी, वह मेरी आंखों में झांककर मेरे दिल के हालत बता देती थी। शायद पति पत्नी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। वह फिर खाना गर्म करके ले आए। खाना क्या था, बस खाने के नाम पर हरी मिर्च और प्याज की चटनी थी और सूखी रोटियां। मैंने एक नज़र खाने पर डाली और दूसरी अपनी वफादार पत्नी पर, जिसने हर तंगी में मेरा साथ बड़े सब्र और खामोशी से गुजारा था। कभी मुझसे यह शिकवा नहीं किया था कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। मैं तनु का चेहरा देख रहा था। उसका वह हुस्न जो सिर्फ मुझ तक सीमित था, आज भी मेरे लिए गर्व के लायक था। जब तनु ने मुझे खामोश बैठा देखा तो निवाला बनाकर मेरे मुंह के पास ले आई। कहने लगी, खाना खाइए और सारी फिक्रें भूल जाइए। मैंने उसके हाथ से निवाला लिया। खाना उसने मुझे खिलाया था। फिर वह मुझसे पूछने लगी, बताइए, क्या कहा आपके दोस्त ने? क्या वह आपकी मदद करेगा? अपने दोस्त के पास जाने से पहले मैंने तनु से कहा था कि मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है। वह कह रहा था मेरी मदद करेगा। तुम प्रार्थना करना कि मामला बन जाए। लेकिन जो शर्त मेरे दोस्त ने रखी थी
वह मैं पूरी नहीं कर सकता था। मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, कोई मामला नहीं बना। यह सुनकर तनु के चेहरे पर भी मायूसी की लकीर उभर आई, लेकिन फिर भी वह मुझे तसल्ली देती रही। आप फिक्र मत करें। मैंने कहा कि वह कल ही मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं कहाँ से दूंगा। मैंने हाथ थामकर बेबसी से कहा। वह कहने लगी, उससे कुछ वक्त ले लो, मेरे पास जो कुछ था राजेश वह मैंने पहले ही बेच दिया है, अब तो मेरे पास भी बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। उसकी बात ने मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। मुझे अपने दोस्त की बात याद आने लगी, जो वह कह रहा था, जिसकी इतनी खूबसूरत पत्नी हो उसे और क्या चाहिए। तुम तो अपनी पत्नी को इतना कष्ट कर सकते हो कि तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा और तुम माला माल भी हो जाओगे। मुझे अपने दोस्त के मुंह से यह बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने कहा, तुम्हें होश तो है, तुम क्या कह रहे हो। वह कहने लगा, हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैंने कहा, मेरी पत्नी को तुमने कहाँ देखा। और इस बात पर वह कमीने की तरह हंसने लगा। कहने लगा, ताड़ने वाले तो कयामत की नज़र रखते हैं। सामने वाला व्यक्ति 7 पर्दों में ही क्यों न छुपा हो, तुम बस आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मैंने तुम्हारी पत्नी को कहाँ देखा, कैसे देखा, इस बात को छोड़ो। बस तुम मुझे बताओ। अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो आगे पार्टी से बात कर लेता हूँ। चंद रातों में ही तुम्हारी पत्नी मेरी मर्जी के मुताबिक गुजरेगी और तुम्हारा कर्ज खत्म। जैसे तुम्हारी पत्नी का हुस्न मेरे काम आएगा, मैं तुम्हें भी मालामाल करता चला जाऊंगा। वह किस कदर बेशर्म और कमीना इंसान था। अगर मैं कर्जदार न होता तो यकीनन उस वक्त उसका गिरेबान पकड़कर उसे मार मार कर लहूलुहान कर चुका होता। कमबख्त कर्जदार भी लोगों की नज़र में 2 टके की औकात नहीं रखते, इसीलिए जिसका जो दिल चाहता है वह कह देता है। जरा सा भी जवाब दो तो कहता है, लो पैसे निकालो। मैं रात भर यही सोचता रहा, न जाने कब मेरी आंख लग गई, लेकिन सुबह गेट पर किसी ने बुरी तरह हमारा दरवाज़ा धड़धड़ाया था। मैं और तनु एकदम उठ बैठे थे। मैं फौरन कमरे से बाहर निकला। मैंने गेट का दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा दोस्त पुलिस की गाड़ी के साथ खड़ा था। पुलिस ऑफिसर और हवलदार भी थे, मुझे गिरफ्तार करने आए थे। मेरा दोस्त ऑफिसर से कहने लगा कि इस आदमी ने मेरा पैसा नहीं दिया है, लेकिन इसका दिवाला निकल गया है। इसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। इसे मोहलत नहीं दी जा सकती, इसीलिए इसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दो। इससे पहले कि वे ऑफिसर मुझे हथकड़ी पहनाते, तनु शायद गेट की ओर से मुझे देख रही थी। वह कहने लगी, भगवान के लिए मेरे पति को मत पकड़ कर ले जाइए, ये बेईमान नहीं है। बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। यह सुनकर मेरा दोस्त मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने तो इसे बहुत आसानी दी थी, लेकिन आपके पति को वह मंजूर नहीं है। फिर कहने लगा, यह तो पैसे चुकाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहा। इसके पास कुछ नहीं है कि मैं इसे वक्त दूं। आप अपनी बात करें, क्या आप मेरा कर्ज उतारेंगी। तनु कहने लगी, मैं लोगों के कपड़े सिलती हूँ, मैं हर महीने आपकी जितनी भी रकम हो सकेगी देती रहूंगी। यह बात सुनकर मेरे दोस्त ने अपना माथा चढ़ाया और कहने लगा, 70 लाख रुपए देने हैं, 70,000 नहीं। फिर इंस्पेक्टर से कहने लगा, इसे जेल में बंद कर दो। यह सुनकर मेरी पत्नी तनु दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाए बाहर आ गई। वह मेरे दोस्त के सामने मिन्नतें करने लगी, भगवान के लिए मेरे पति देव को गिरफ्तार मत करो। मेरा दोस्त कहने लगा, ठीक है, अगर आपका पति मेरी शर्त मान ले तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तनु मुझसे कहने लगी, आप क्यों नहीं इनकी शर्त मान लेते। मैंने कहा, मैं वो शर्त नहीं मान सकता। तुम्हें कुछ मालूम नहीं है तनु, तुम अंदर जाओ, मैंने सख्त अंदाज में कहा था। लेकिन तनु से शायद मेरी गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह मेरे दोस्त से कहने लगी, चौधरी साहब, मैं राजेश को मना लूँगी, मैं आपकी हर शर्त पूरी कर दूँगी। भगवान के लिए इन्हें पुलिस स्टेशन मत लेकर जाइए। मेरे दोस्त ने पुलिस वाले को इशारा किया तो वह वापस अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। मेरा दोस्त कहने लगा, अंदर चलकर बात कर लेते हैं। यह कहकर वह मेरे घर के अंदर दाखिल हो गया। उसके पीछे मैं और तनु भी घर में दाखिल हो गए। लेकिन इस बार मेरा दोस्त मुझसे बिना बोले ही तनु से कहने लगा, मैंने तो पहले ही राजेश से कहा था कि बीच का रास्ता अपना लो तो तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। क्या है कि मैं पैसों के मामले में बड़ा घटिया किस्म का इंसान हूँ, अपना नुकसान नहीं कर सकता। वह बड़ी नीचता से अपनी आदत को जाहिर कर रहा था। तनु कहने लगी, आप बताइए राजेश को क्या करना होगा। मेरा दोस्त एक कमीनी सी हंसी हंसते हुए तनु को बड़ी भेदी नज़रों से
सिर से पांव तक देख रहा था। मुझे लगा कि जैसे मेरे रगों में खून के बजाय आग दौड़ने लगी हो। मैं मुश्किल से सब्र कर रहा था। फिर वह कहने लगा, आपको बताया नहीं राजेश ने कि मैंने क्या शर्त बताई थी? तनु ने नाम में सिर हिला दिया। अब भी उसका चेहरा छुपा हुआ था। मेरा दोस्त कहने लगा, देखो, अगर आप चाहती हो कि इसका कर्ज माफ हो जाए तो मैं इसे एक अच्छी खासी रकम कारोबार के लिए भी दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। यह कहते वह तनु के करीब होने लगा, लेकिन मैं बीच में आ गया। मैंने अपने दोस्त को एक हाथ से पीछे किया और सख्त अंदाज में उससे कहा, मेरी पत्नी कुछ नहीं करेगी। तुम यहाँ से जाओ और जो कर सकते हो कर लो। मुझे पुलिस में फंसा दो या फिर जेल भिजवा दो। मेरी बात सुनकर तनु रोने लगी और कहने लगी कि राजेश, आप है तो मैं हूँ, मुझे पूछ लेने दीजिए कि इन्हें क्या काम है। मैंने कहा, तुम नहीं जानती इस आदमी को, जो ये कह रहा है वो काम मैं तुमसे कभी नहीं करवाऊंगा। लेकिन तनु कहने लगी, वो भी मजबूर है, मैं आपको कभी भी जेल के सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। यह सब अभी हो रहा था, तब दोस्त ने तनु को अपनी शर्त बताई। जो कुछ पल के लिए वह फटी फटी आंखों से मेरे दोस्त को देखने लगी, उसके बाद एक नज़र मुझ पर डाली तो मैं ही यूं था कि जमीन में धंस चुका हूँ। मैंने फौरन से अपनी नजरें नीचे कर ली। उसके बाद वह नहीं रुकी, फौरन कमरे में चली गई। मेरा दोस्त कहने लगा कि अगर तुम्हारी पत्नी मान जाए तो मुझे बता देना, वरना फिर पुलिस लेकर आऊंगा। यह कहकर वह घर से बाहर चला गया। मैं कमरे में नहीं गया था, किस मुंह से जाता। 2 घंटे तक तनु भी कमरे से बाहर नहीं आई थी। 2 घंटे बाद वह कमरे से बाहर आई और आंखें उसकी रो रो कर सूज चुकी थी। खुद ही आकर मेरे पास बैठ गई। कहने लगी, आप अपने दोस्त को हाँ कर दे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा था। मुझे तनु से इस जवाब की हरगिज भी उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, तनु, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे वह इम्तिहान मत मांगो जो मैं नहीं दे सकता। वह कहने लगी, मैं आपको जेल में नहीं देख सकती। और आप क्या समझते हैं, अगर आप जेल में बंद हो जाएंगे तो मेरे साथ क्या होगा? मैं अकेली घर पर वैसे भी असुरक्षित ही रहूंगी। तनु की बात ठीक थी। अगर मैं जेल चला जाता तो पीछे से कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता था। वह कैसे अपना बचाव कर सकती थी। लेकिन फिर भी मेरा दिल इस तौर पर नहीं मान रहा था। कैसे अपने सामने अपनी पत्नी को मैं एक पाप के दलदल में धकेल देता। दूसरा कोई रास्ता मेरे पास न था। हालात के मद्देनजर मैंने अपनी गैरत को थाम थाम कर सुला दिया था, और हर एक मर्द के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और कहा, मुझे उसकी शर्त मंजूर है। और यह सुनकर उसकी आवाज़ झूम उठी थी। कहने लगा, तुमने वक्त रहते बड़ा अक्लमंदी का फैसला किया है। फिर उसने अगले ही दिन अपने ड्राइवर के हाथ एक तड़कता भड़कता सा जोड़ा मेरी पत्नी के लिए भेजा था, जो उसे पहनकर उसके ड्राइवर के साथ किसी होटल के कमरे में जाना था। मैं अपना रुख बदल नहीं पाया। तनु के जाने के बाद मुझे चैन नहीं आया था, इसीलिए मैं भागता हुआ होटल पहुंचा था। कुछ पैसे मेरे दोस्त ने एडवांस में मुझे अपने ड्राइवर के हाथ भेजे थे। मैंने उसके बराबर वाला कमरा लिया और उसकी गैलरी में खड़े होकर जब अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी पत्नी मेरे दोस्त की बाहों में हंस रही थी, बात कर रही थी। कहने लगी, मैं तो समझती थी कभी दोबारा तो मैं देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये राजेश बहुत ही गैरतमंद किस्म का इंसान है। इसीलिए मुझे समझदार और अच्छी पत्नी का होने का ड्रामा करना पड़ा था, ताकि उसे मुझ पर शक ना हो जाए। मेरा दोस्त कहने लगा, देख लो मेरी अकल का कमाल। मैंने उसका पैसा भी हथिया लिया और पत्नी भी। मेरा दोस्त मेरी पत्नी की बेइज्जती करते हुए बोला, वह बेवकूफ़ यह समझता रहा कि उसे नुकसान हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे याद आने लगा कि जब मेरा दोस्त मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करने आया था तो मेरे पास अच्छी खासी रकम थी। फैक्ट्री उसकी थी, लेकिन पैसा मैंने लगाया था। हमने लाखों का कपड़ा खरीदकर फैक्ट्री के गोदाम में रखवाया था कि जल्द से जल्द बच्चों के गारमेंट्स तैयार करके मुनाफा कमाएंगे। मेरे दोस्त ने मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, लेकिन एक रात मैं सो रहा था, उसका फ़ोन आया, राजेश, फैक्ट्री के गोदाम में आग लग गई है, जल्दी पहुंचो। जब मैं वहां पहुंचा तो पूरा गोदाम आग की लपटों में था। फायर ब्रिगेड आग बुझा रहे थे। मेरा दोस्त रोते हुए मेरे पास आया। कहने लगा, सर, माल जलकर राख का ढेर बन गया है। तुम्हारा तो दिवाला ही निकल गया। सारा माल तुम्हारे पैसों का था, तुम तो सड़क पर आ गए। उस वक्त मेरी ऐसी हालत थी कि मैं बेहोश होकर गिर गया। मेरे सीने में दर्द उठा था।
मेरे दोस्त मुझे हॉस्पिटल ले गया। मुझे वह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। जब मुझे होश आया तो मेरी तबीयत संभली तो तनु मेरे पास बैठी थी। कहने लगी, आपके हॉस्पिटल का बिल मैंने अपने जेवर बेचकर दिया है। आप अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं अभी संभल ही रहा था कि मेरा दोस्त मेरे घर मुझे मिलने आया। कहने लगा, जो माल जला है उसमें तुम्हारे माल के अलावा हमने उधार भी उठाया था ताकि पार्टी का ऑर्डर पूरा कर सके, और वह माल भी तुम्हारी वजह से जल गया है और अब वह आदमी पैसों का तकाजा कर रहा है। मैंने कहा, मैं कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊं? वह कहने लगा, यह तो तुम्हें सोचना चाहिए क्योंकि यह नुकसान तुम्हारा है। अब मुझे समझ आ गया था, मेरा दोस्त और मेरी पत्नी मिलकर मुझे धोखा दे रहे थे, क्योंकि अब वह कबूल कर रहा था कि गोदाम में आग लगने से पहले वह माल निकाल चुका था। जो जला था वह बेकार और खराब माल था, और यह सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया था ताकि मेरे सामने मेरी पत्नी के साथ रंग रलियां मना सके। उस वक्त मेरे पास मोबाइल मौजूद था। मैंने उसकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और फिर वहां से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। मैंने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी और वीडियो सबूत के तौर पर दे दिया। पुलि- पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। मेरे दोस्त और तनु दोनों को उसी होटल से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में जब सारा सच सामने आया तो मेरे दोस्त को धोखाधड़ी, साजिश और आर्थिक अपराध के तहत सजा मिली, और तनु को भी उसके साथ साजिश में शामिल होने के कारण सजा सुनाई गई। मैं बर्बाद हो चुका था, लेकिन एक सुकून था कि सच सामने आ गया। जिस पत्नी को मैं अपनी इज्जत समझता था वह मेरे लिए सबसे बड़ा धोखा निकला, और जिस दोस्त पर मैंने भरोसा किया उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। लेकिन आखिरकार न्याय मिला, और यही मेरे टूटे हुए दिल के लिए आखिरी सहारा बन गया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।